नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दो साइंटिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। यूकॉस्ट का 2 दिन का सेमिनार चल रहा है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के परिवेश में। तो उस सेमिनार में शिरकत करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट पहुंचे हैं। सुमित पुरोहित जी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर सुमित पुरोहित, जो कि उत्तराखंड काउंसिल फॉर बायोटेक्नोलॉजी में पटवा डांगर में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि साइंटिस्ट इंचार्ज हैं और हाइड्रोपोनिक पर आपका काम है। और इस हाइड्रोपोनिक को हम लोग बहुत विस्तार से समझेंगे आज। तो बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। थैंक यू मैम, थैंक जी यू वेरी मच। जी। और डॉक्टर नारायण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले बहुत अरसे से 10 सालों से टेरी संस्था में काम कर रहे थे मुक्तेश्वर में, और अभी आरोही संस्था में काम कर रहे हैं और साइंटिस्ट है। हिमालयन एग्रीकल्चर को लेकर, आजीविका को लेकर आपका बहुत लंबा अनुभव है, तो उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आज यही ज़रूरत भी है कि हम हिमालयी राज्यों में कैसे हम आजीविका के संसाधनों को बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप पहले भी रेडियो स्टेशन में आए हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसे लोग लगातार रेडियो स्टेशन में आएँ, ताकि एक अच्छी वार्ताएं हमारे श्रोताओं तक पहुंच पाएँ। तो आज मौका था कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मुझे लगा हाइड्रोपोनिक को हम लोग समझें क्या। तो सर थोड़ा बताइए कि हाइड्रोपोनिक हम सुनते तो हैं कि पानी बिना मिट्टी के जो है वो फसल उगाई जा सकती है, लेकिन ये ब्रॉड पैमाने पर कहीं क्यों नहीं दिखाई देती है फिर। पहले बताऊंगा कि जो सॉइललेस या हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं, मृदा रहित खेती भी कहते हैं, इसका प्रचलन बहुत पहले से है। इंडिया में अब आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे हमारे शहर बन रहे हैं, ज़मीन कम होती हो रही है, तो उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हमारा जो खाने की चीज़ें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, जगह नहीं है। जगह ना होने से क्या है कि फिर उतना खाना नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। तो ये टेक्निक है, इजरायली टेक्निक है वैसे हाइड्रोपोनिक्स। तो इसराइल में तो इजीली होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत लैंड एरिया बहुत कम है, वाटर बहुत कम क्वांटिटी में है। चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की बात की जाए, चाहे वो हाइड्रोपोनिक्स की बात की जाए, चाहे वो स्प्रिंकलर की बात की जाए, वो सारी टेक्नोलॉजी इसराइल की है। क्योंकि बहुत लिमिटेड अमाउंट जो वाटर है इरिगेशन का बहुत कम है, तो वही इरिगेशन का बहुत माइन्यूट यूज़ करके वो लार्ज प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में ये कंडीशन आ गई है कि जितने भी शहर हैं, आप हल्द्वानी को देख रहे हैं कि आज के टाइम हल्द्वानी कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इवन जगह नहीं बची है, अब विस्तार हो रहा है ग्वालापार को। यहाँ से विस्तार यहाँ से आगे हुआ फतेहपुर साइड जा रहा है, वहाँ भी रुक गया क्योंकि फिर आगे फॉरेस्ट है। सारे जितने शहर तो बढ़ रहे हैं पर खेत हमारे खत्म हो गए। अभी जब 30-35 हजार करीब बटाईदार हैं हल्द्वानी में, तो जो जो बची खुची जो जमीन है उस पर जो सब्जियां उगा रहे हैं आजकल, तो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएंगी। और बहुत तेजी से हो रही है। और दूसरा ये है कि जो भी हम खेती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उसमें कीटनाशक का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। करना ही है, क्योंकि बहुत सारे कीटनाशक कभी आप एक टमाटर की क्रॉप ले लीजिए, टमाटर की जो एक फसल है उसमें शुरुआत से लेकर और आखिरी तक 15 से 20 तरह के स्प्रे यूज होते हैं। कभी फंगल का, कभी कभी वायरस का, कभी कीड़े का। वो हर 15 दिन के इंटरवल में वो डालेगा किसान, उससे डालता कि उससे फसल अच्छी होनी है और हम लोग खाते हैं उसको। तो ये मृदा रहित खेती है, इसमें किसी भी प्रकार का इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हम लोग यूज नहीं करते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, क्या इसमें कीट पतंगे नहीं लगते हैं? नहीं लगते हैं। पहली बात, इसमें क्यों नहीं लगते हैं, इसका एक लॉजिक ये है कि हम लोग करते हैं पॉली हाउस के अंदर। अच्छा, पॉली हाउस के अंदर पॉली हाउस के अंदर आप करेंगे तो आपको सबसे पहले जितने भी इंसेक्ट है, फंगल है, डिजीज है, सब खत्म हो जाएगी। सेकंड, हमने कोई भी बीमारी आती है तो 3 जगह से आती है, या तो बीज से आएगी, या मिट्टी से आएगी, या ओपन एनवायरनमेंट से आएगी। हमारे पास तीनों चीजें हमने उसका उपयोग कर रखा है। हमने इन्वायरमेंटल अपना क्लोज कर दिया, उसे पॉलीहाउस बना दिया है। मिट्टी का हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह हम लोग यूज कर रहे हैं वाटर, पानी, या फिर कोकोपीट। ये होता है नारियल का बुरादा, होता है एक मीडिया, होता है मीडियम। अच्छा। और बीज ऐसा है, बीज से बीमारी होती है तो हम लोग उच्च गुणवत्ता के, हाई क्वालिटी के बीज यूज करते हैं। हम ऐसा नहीं यूज करते कोई भी बीज लेके, हाई क्वालिटी के बीज यूज करते हैं। तो जब हमारा बीज अच्छा होगा, एनवायरमेंट अच्छा होगा, तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कुछ सिस्टम भी होते हैं, जैसे अब पॉली बैग सिस्टम होता है कि एक पॉली बैग होते हैं, उसमें कोकोपीट डाला जाता है। कोकोपीट बेसिकली होता है नारियल का बुरादा, साउथ में बहुत ज़्यादा होता है और अच्छा क्वान्टिटी में मिल जाता है। वो एक ऐसा मीडिया है जिसमें किसी भी प्रकार की फंगल बैक्टीरियल डिजीज नहीं होती है, और वो एक तरह से मीडिया का यूज करता है। तो मिट्टी भी एक आज के टाइम पे मीडिया के रूप हो गया, मतलब एक तरह का पेड़ को उगाने के लिए मीडियम हो गया एक तरह से। क्योंकि जब पेड़ उगता है तो मिट्टी मिट्टी को पकड़ के रखता है वो, तो मिट्टी पकड़ के मिट्टी रखती है। अब हम लोग इतने
पोषक तत्व उसमें डालते हैं, यूरिया डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो आज के कहीं ना कहीं वो मिट्टी आजकल के टाइम पे बहुत लूज बंजर खत्म हो बंजर हो गई है, जाती है। कंडीशन आ गई है। हाइड्रोपोनिक में हम लोग कहते हैं बैलेंस अमाउंट में न्यूट्रिएंट ऐड, पोषक तत्व यूज करते हैं। वो 13 तत्व हैं, कुछ अधिक मात्रा में होते हैं तो उसे मैक्रो बोलते हैं, कुछ कम मात्रा में होते हैं माइक्रो कहते हैं। तो उसका एक कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम पानी में डालते हैं। अब बात आती है पानी में डालने के बाद उसका पानी का पीएच। हम लोग पानी पीते हैं 7 पीएच का, पर पेड़ पौधों को रिक्वायरमेंट होती है, जो आवश्यकता है 5.866 के बीच में। आपको अच्छा ये बड़ा वो है कि प्लांट को स्लाइडली एसिडिक वाटर पसंद है। अच्छा तो हमने वाटर, हमारा पीएच मेंटेन हो गया, 13 तत्व हमने ऐड कर दिए, ठीक है। उसके वाटर वो सर्कुलेशन में मूवमेंट कर रहा पूरा, अच्छा उसमें ऑक्सीजन बहुत बढ़िया मिलती है उसको। और जो पानी सारा लौट के सीधे वही जो स्टोरेज टैंक उसी में आता है। तो एक तरह से हमारा पानी बच रहा है और न्यूट्रिएंट प्रॉपर रूट को मिल रहा है। सर जो न्यूट्रिएंट मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट आप किससे तैयार करते हैं? वो 13 एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में, हैं। अच्छा मार्केट से लेने होते हैं और उसी का ब्लेंडिंग मिक्सचर हम लोग बनाते हैं 13 तत्वों का, मिक्स करके बनाते हैं और उसे पानी में डाल के पीएच मेंटेन कर देते हैं। तो विश्वास मानेंगे, अभी मैंने जो अभी प्रोडक्शन कर रखा है टमाटर का अप टू 10 kg एक पेड़ से, 10 किलो एक पेड़ से उत्पादन कर रखा है। अच्छा उत्पादन भी इसमें बढ़ रहा है। यही तो है कि अच्छा। आप उत्पादन भी हम बढ़ा रहे हैं, जैविक भी है। हाँ जैविक भी है, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज नहीं कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो फायदा क्या हम लोग को है, क्योंकि वो जो एक होती है कि कुपोषण कहते हैं ना, कि कुपोषण का शिकार यानी कि माल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ी समस्या है। वो रीजन क्या होता है कि आपको पूरे तत्व नहीं मिल पाते। हम लोग जैसे रोटी सब्जी दाल चावल विटामिन सब कुछ खाते हैं ना, कुछ लोग नहीं खा पाते हैं सही से, या उनकी बॉडी में ऐसी पावर नहीं होती है। कोई ड्राई फ्रूट नहीं खा सकता है, जैसे ओमेगा 3 होता है, बहुत सारे होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, वो एलिमेंट को एक बैलेंस फॉर्म में उसको ऐड करते हैं वाटर में, और वही क्या होता है कि हम वो उसे यूज करते हैं। तो सारे तत्व होते हैं उसमें, मैग्नीशियम पोटेशियम कैल्शियम, सारा का बैलेंस अमाउंट में, जिंक कॉपर। वो आपने कभी खाया भी नहीं होगा सर, मैग्नीज नहीं खाया होगा कभी आपने। वो मिलते हैं बहुत कम क्वांटिटी में होते तो हैं मतलब फूड्स में। जो बाहर के पेड़ में एक टमाटर के पेड़ में 1-2 किलो से ज्यादा कहाँ ना होते होंगे 2 टमाटर 2 ना? किलो 3 किलो, हाँ, बीमारी अलग से। बीमारी अलग से। तो इसमें 10 केजी तक उत्पादन आपने हाँ किया 10 है। के लिए ये एक आदर्श स्थिति में आपने किया है फिर कर रहे सबसे हैं बेस्ट कर किया रहे है हैं। ना? और मैं बताना चाहूँगा यूकॉस्ट का जो एक रीजनल वो सेंटर है विज्ञान धाम, लास्ट ईयर जब साइंस कांग्रेस हुई थी तो उनके एक कैंपस में हाइड्रोपोनिक का सिस्टम है, 600 स्क्वायर मीटर पे उनका बना हुआ है। उसमें उसमें एक सिस्टम लगा रखा है, एनएफटी सिस्टम। तो उसका माननीय जो वहाँ के डीजी साहब है दुर्गेश पान जी ने मेरे को एक वो दिया कि आपको ये सिस्टम दे रहा हूँ, इसको आप इसका शुरुआत करिए। और 1 महीने 1.5 महीने का तो उसका नोबल था। तो सर ने मुझे बहुत बड़ा चैलेंजिंग भी दिया कि 1 महीने के अंदर पूरा डेवलप करना है। तो मैंने ट्राई किया और 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी क्रॉप हुई। इवन माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी हैं उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, वो आए और उनको तो अच्छी लगी, ऐसे की भी खेती होती है। तो ये खेती चाहे वो हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में है, चाहे हमारे लोअर हिल्स या प्लेन्स के परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिमालय क्षेत्र में जाते हैं पहाड़ों में, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, एक तो जितने हमारे एनिमल्स हैं, बंदर है सुअर है जितने भी हैं, उसमें क्या दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं सब जितनी भी क्रॉप खत्म कर देते हैं। पॉली हाउस में लगाएंगे तो आपको जल्दी वो अटैक नहीं करते। तो सर संभव है कि इतने पॉली हाउसेज अभी हालांकि ग्राम सभाओं के जरिए मिले हैं काफी गाँव में, हमारे घर में भी खुद एक है, लेकिन बहुत कम हुआ। फिर एक बड़े पैमाने पर कैसे? देखिए मैम, पहाड़ों में एक ही चीज़ है, हमारे यहाँ जो खेती भी होती क्लस्टर में, छोटे छोटे क्लस्टर में होती है, बड़ी बड़ी नहीं होती है। क्योंकि मैं भी पहाड़ का रहने वाला हूँ, गढ़वाल का। तो हमारे खेत भी हैं तो छोटे छोटे खेत है, किसी का खेत यहाँ पे है, दूसरी जगह तीसरी जगह। तो जब मिलके करें ना एक ही चीज़ क्रॉप लगाएं तो वो लार्ज प्रोडक्शन होगा। अब 100 मीटर में आई थिंक है तो पॉली हाउस है। तो टमाटर यदि उसमें 100 स्क्वायर मीटर या 50 स्क्वायर मीटर में जो पॉली हाउस है, यदि सभी लोग लगाएं वही टमाटर को, तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो अपने खाने के लिए तो कर ही सकते हैं, अपने अपने आसपास की मार्केट के लिए भी जो है वो आप उसका फ्रूट खाएंगे, टमाटर खाएंगे और जो एक लोकल मार्केट में आता है आप डिफरेंस पहचान जाएंगे, कहेंगे जी टमाटर कैसा है, इसमें तो बड़ी चमक है, बल्कि हम लोग कुछ नहीं डालते उसमें। अच्छा तो सर ये संस्था जो है बायोटेक्नोलॉजी हम्म। वाली उत्तराखंड काउंसिल, इसका कितना क्या क्या कुछ स्कीम्स हैं, कितने लोगों तक अभी तक आप इस योजना को, इस हाइड्रोपोनिक को पहुंचा चुका
चुके हैं? 2015 में हमने पहली बार स्टार्ट की थी हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक, ओके, सॉलिड फार्मिंग ओके। हल्दी से स्टार्ट करी थी। और पहली बार हमने 2015 में एक सेमिनार कराया था, जिसमें हमारे इंडिया से नहीं, बाहर से भी लोग आए थे, नेपाल से बहुत लोग मिले थे अच्छा। और ट्रेनिंग करके गए थे। और उसमें बिल्कुल नया नया चलन था, लोगों को पता भी नहीं था। हुँ, कोविड के बाद हुँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास हर हफ्ते में 2-4 फ़ोन आते हैं हाइड्रोपोनिक्स के लिए कि हमारा एक सेटअप तैयार कर दीजिए। ओके। एवं स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हुँ, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए बहुत अच्छा स्टार्टअप है कि आप एक ऐसी क्रॉप उगा रहे हैं और उसका यूज़ क्या हो रहा है, कि जो भी कम्युनिटी है उसको दे रहे हैं इंसेक्टिसाइड फ्री। हुँ, बट हुँ, इसका एक है कि आपको मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, हुँ, हुँ। आपको कैसे प्रोडक्ट बेचना है। वही इस टमाटर मिलता है मार्केट में हुँ, जो 20 रुपए किलो है, लोग आपको, हाँ, आपको लोग बेचना शुरू है, में लेना भी नहीं चाहेंगे नहीं महँगा, चाहिए क्योंकि बिल्कुल। मालूम नहीं है उनको, बट अवेयरनेस भी लानी ज़रूरी पर है। अब आ गई लोगों को, कोविड हुँ, का बहुत अवेयरनेस आ गई। आप जी। लिखिए कि कीटनाशक रहित खेती, हुँ, हुँ। इंसेक्टिसाइड जो है फ्री, वो है हुँ। क्रॉप है, तो आदमी थोड़ा कहीं नहीं टैग ले वैग आपको लगाना लगा, पड़ेगा, वो थोड़ी सब ब्रांडिंग आपको मार्केटिंग करनी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। पड़ेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और सर उत्तराखंड में इस वक़्त कितने चल रहे होंगे हाइड्रोपोनिक हाँ, के तो अभी भी पॉली हाउस? रिसेंटली तो एक तो हमारा हल्दी पंतनगर में है, हुँ। जो बायोटेक में है, कितना स्क्वायर वो मतलब 100 कितने स्क्वायर एरिया मीटर में? पे एक मॉडल बना रखा है। अच्छा। एक है हमारा नैनीताल में, पडुआ डांगर में, वहाँ पे हमने लेट्यूस उगा रखे हैं, चेरी टमाटोज हैं, टमाटोज हैं, और बहुत सारी कुछ मेडिसिन ब्रांड भी मैंने ट्रायल कर रखा है, बहुत सक्सेसफुल गया है। ओके। इसके अलावा यूकॉस में, वहाँ पे देहरादून में। देहरादून में उगा रखा है। अभी रिसेंटली, अभी लास्ट वीक ही है, यूआईडीआई की एक संस्था है रुद्रपुर में, हुँ। वहाँ के निर्देशक हैं डॉक्टर मिस्टर पालीवाल जी हैं, तो उनके यहाँ भी एक लगवाया है अभी रिसेंटली मैंने। अच्छा। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा एक चीज़ है कि वहाँ पे पूरे जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट क्या, पूरे उत्तराखंड की महिलाएं आती हैं ट्रेनिंग लेने। हुँ। और मैं वहाँ बल्कि लेक्चर देने जाता था, तो यही बात है कि सब लोग बोले कि सर लेक्चर तो आप दे रहे हैं, पर इसका हमने देखा नहीं, विजुअल दिखना है। हुँ, हुँ, हुँ। तो विजुअल में कहा ठीक है, फिर मैंने सर से बात करने का, लगा लो। हुँ। तो उनका जो पॉली हाउस हमने तैयार कर दिया है, और हमने कॉमर्शियल मतलब कि स्केल पे 500 स्क्वायर मीटर पे पूरा पॉली हाउस तैयार कर दिया है। उसमें हमने कुछ लगाए हैं सॉइललेस वाला कोकोपीट बेस, कुछ हुँ। लगा रखा है वाटर वाला एनएफटी सिस्टम। हुँ। तो आने वाले टाइम पे मेरा पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं वो फायदा महिलाओं को होगा हमारी, हुँ, या फिर हुँ। जो ट्रेनिंग करने आ रहे हैं, बेरोजगार आ रहे हैं, उनको उनका होगा। फायदा होगा। जी, बिल्कुल। तो अभी दोबारा लौट के आपके पास आते हैं। श्योर मैम। एंड आजीविका की बात हो रही है महिलाओं की। सर आप आजीविका पर इतने सालों से काम कर रहे हैं। इस वक़्त पे क्या है पहाड़ की सिचुएशन? सबसे पहले तो जो हेलो हल्द्वानी के जो श्रोता हैं उनको मेरा नमस्कार। और मेरा सौभाग्य है कि दोबारा से मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और पिछले करीब 10 से 15 सालों से मैं जो हिमालय के जो सिस्टम है, एग्रीकल्चर सिस्टम है, जो यहाँ के आजीविका के इश्यू हैं, इस पे काम कर रहा हूँ। और सौभाग्यवश मुझे हिमाचल में भी काफ़ी काम करने को मिला। मैं डॉक्टर पुरोहित का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपके साथ आज मुझे बैठने का मौका मिल रहा है और आपने काफ़ी साइंटिफिक बातें की हैं। परंतु मैं एक दूसरे पहलू की तरफ ज़रूर जाना चाहूँगा कि जो आज जो हमारे इश्यूज हैं, खास करके उत्तराखंड को लेकर अगर मैं बात करूँ, तो हमारी जो एक पारंपरिक जो हमारा ज्ञान था, खास करके खेती को लेकर के, और जो हमारी एक, मैं कहूँगा कि बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी थी, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। उसके पीछे रीज़न ये रहे कि जो पिछले 4-5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, तो एक हमारे बिहेवियरल चेंज पे, जो हमारे व्यवहार में एक बड़ा चेंज आ गया और हमने खेती को बहुत ही एक साइडलाइन कर दिया है, जिसके कि दुष्परिणाम हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे इससे पहले टेहरी में मैं था और अभी आरोही में वर्तमान में कार्यरत हूँ, तो हम अपनी संस्थाओं के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो खास करके जो पहाड़ का युवा है, हुँ। उसको अपनी जो ज़मीन है और जो जो छूटी हुई ज़मीन है, और जो उसकी उसकी वैल्यू पता चले। मैं अगर बात करूं और इसको वाइस वर्सा करूं, और मैं जब हिमाचल में था, तो हिमाचल में मैं देखता था कि किसी भी यंगस्टर का, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, वो हुँ। नौकरी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता है। अच्छा। और वो कहीं से भी पढ़ के आएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएगा, कितनी ही बड़ी यूनिवर्सिटी से, कितनी ही हाईली एजुकेटेड होगा, बट उसका एक सपना ये होता है कि आकर के अपने खेतों में काम करे और उसको अपनी आजीविका का संसाधन बनाए, और सशक्त, मैं कहूँगा कि एक संसाधन, लेकिन एक सशक्त संसाधन हिमाचल के लोगों ने इसको बनाया हुआ है। तभी आज इतना मॉडल वहाँ का जी। लोकप्रिय भी है। और मैं क्योंकि मुझे बाहर भी काम करने को मिला, कुछ समय मैं इटली में रहा, और मैं उस समय कुछ अच्छा। हॉर्टिकल्चर के सेक्टर को देख रहा था। तो मुझे लगता है कि दुनिया में जो हमारे जो भारत में जो सबसे अच्छा मॉडल खेती का और या बागवानी का अगर इस्टेब्लिश किया है, तो हिमाचल के लोगों ने किया है।
परंतु उत्तराखंड में हमारी जो आबोहवा है, जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, और मुझे लगता है कि कई बार हम हिमाचल से भी ज़्यादा हमारी अच्छी भौगोलिक स्थिति है, और हमारे पास ऐसे एरियाज हैं, और हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास अभी भी ज़मीनें पहाड़ों में हैं। जैसे डॉक्टर पुरोहित ने कहा, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर हम प्लेन्स की तरफ करें तो धीरे धीरे लैंड स्क्वीज हो रही है और लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। या डॉक्टर पुरोहित की बात को मैं आगे इसको स्ट्रॉन्ग करता हूँ कि अगर पहाड़ पहाड़ में पढ़े लिखे हुआ युवा अगर इस तरीके की साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अगर इन चीज़ों को करें, तो मुझे लगता है कि आजीविका का एक सशक्त संसाधन बन सकता है। परंतु आज क्योंकि एक आप हार्डकोर रिसर्च से हैं और हम एक हार्डकोर, मैं कहूँगा कि सोशल एक्टिविस्ट। एक्टिविस्ट तरीके के लोग हैं, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जो खास करके जो युवा वर्ग है उत्तराखंड का, इसको हम अगर किसी तरीके से मोटिवेट कर पाएँ कि ये जो आपकी ज़मीनें हैं, यही आपके आने वाले भविष्य का धरोहर है और यही आपका आजीविका का संसाधन बन सकती हैं, तो इसमें कई प्रयास किए जा सकते हैं। और हाइड्रोपोनिक इसमें एक हो सकता है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर है इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और क्योंकि आज हम यूकॉस्ट के एक प्लेटफॉर्म पर आज खड़े हैं, और आज कई लोगों ने यहाँ पर अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की इन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। तो मैं देख रहा था, मैं सुबह से विजिट कर रहा था, तो मुझे कई ऐसे ऑप्शन लग रहे थे कि जो आजीविका का एक सशक्त संसाधन बन सकते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश, मैं इसको कहूँगा कि दुर्भाग्यवश, आज भी इसका एक जो हमारा एक एक्सटेंशन सिस्टम, जो हमारा एक प्रसार का माध्यम है, एक बहुत मजबूत होना चाहिए था, उसमें आज कमी दिखती है। तो इस ओर हम लोग काम कर रहे हैं, और जो हमारी सरकारें हैं, मेरी उनसे भी ये निवेदन रहेगा कि इस तरीके के पॉलिसी को क्रिएट किया जाए, जिससे कि सबसे पहले यहाँ के जो युवा वर्ग है उसका इस ओर इंटरेस्ट जाग सके। जान बढ़े, जी उसको थोड़ा प्रेम हो जी खेती बाड़ी से भी। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि लौट के आए कोविड टाइम पे तो बहुत लोग आए, तो लगा कि शायद अब रिवर्स जी प्लानिंग जी होगा, अब लोग टिकेंगे, जी सरकार ने बहुत सारी स्कीम शुरू की। तो सर लेकिन उसके बाद फिर लोग वही दिल्ली वापसी। होटल लाइन, जी 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 मतलब जो निम्नतर स्तर के जो काम है, जहाँ बहुत कम पगार है, बहुत अच्छी मानवीय स्थितियाँ नहीं है, वो लोग भी नहीं टिक पा रहे हम्म। पहाड़ों में, जबकि उनको टिकाया जाना चाहिए तब भी ना। इसके अब पीछे ब्रेन मुझे ड्रेन तो एक अलग जी बात है कि प्रतिभा पलायन है, तो आपकी जरूरतें हैं, आप पलायन कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी बस जो लोग पलायन कर रहे हैं उनको जी एटलीस्ट हम पहाड़ में रुका पाए। इसके लिए जो मैं पिछले कई सालों से इसमें एक तरीके से काम कर रहा हूँ, और मुझे जो सबसे बड़ी समझ आती है कि मैं हिमाचल और उत्तराखंड को हमेशा कंपेयर करके देखता हूँ। तो हिमाचल में हमेशा ही जो उनका एक्सटेंशन सिस्टम रहा, जो हमारी साइंटिफिक जिस तरीके की हमारी जो आज भी जो सुबह के सेशन में बात हो रही थी, जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च थी, जो विज्ञान का हमारा एक रिसर्च के आउटपुट थे, वो प्रयोग धर्मी थे। वो सीधे सीधे हॉर्टिकल्चर में जो हिमाचल में मैंने देखा कि साइंटिस्ट अपने रिसर्च से ज़्यादा उसका फोकस है कि किसानों की समस्याओं को सुलझाने को लेकर के। क्या बात है। हाँ, और यही ज़रूरत आज यहाँ पर भी है, और तभी मैं मुझे लगता है कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा रोल ये अदा कर सकती हैं। लेकिन सबसे पहले कम से कम ऐसा तो कुछ अट्रैक्टिव बने कि अगर मैं गाँव में खेती करना चाहूँ तो मुझे लगे कि नहीं यार, मेरे लिए इतनी चीज़ें हैं। ये मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं अपनी आजीविका को सशक्त कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो इस ओर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, तो सरकारों को कुछ प्रलोभन कहें या कुछ सब्सिडीज देनी चाहिए फिर। देखिए कुछ तो नहीं, मैं फिर आपकी बात को इस पे थोड़ा सा मैं एक विरोधाभास इसमें ये है कि उनकी पॉलिसीज तो हैं, बट पॉलिसीज या सब्सिडीज स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, बट उसकी जानकारी लोगों को नहीं है। जो एक एक ऊपर लेवल पे एक स्कीम बनी है, और उसका जो एंड यूजर है वो एक गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति है, बट वो स्कीम उस तक पहुंच ही नहीं रही है या उसको जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि और किसी स्कूली शिक्षा में भी ये सब बिल्कुल चीजें नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं है। इंटर पास करके आप यस सीधे कहीं से बीएससी या कहीं बाहर पढ़ने की आप सोच रहे जी हैं, जी जी बिल्कुल उस स्तर पे कुछ काम होना बिल्कुल। चाहिए। स्कूली शिक्षा में मैं ज़रूर आपकी क्योंकि मुझे मौका मिला है तो मैं ये मौका खोना नहीं चाहूँगा, कि ज़रूर ये बात करना चाहूँगा कि जब मैं साउथ टैरोल यूनिवर्सिटी में एक बार गया हुआ था, और मैं अपने जब देख रहा था, तो मैं सुबह जब हॉस्टल से उठा, और लैम्बर्ग एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि कम से कम जो करीब 14-15 साल के बच्चे और करीब 20-22 साल के एक बच्चों का ग्रुप था, और 30-40 बच्चों का ग्रुप था, वो बगीचे में काम कर रहे थे। और मैंने वहाँ पे जो हमारे वहाँ पे प्रोफेसर थे, उनसे मैंने कहा कि ये बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा ये बच्चे वो हैं जो अपनी
पढ़ाई से विमुख हैं और इनका बिल्कुल इनका एक इंटरेस्ट है जो खेती करना चाहते हैं। अच्छा। तो हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और इनको करीब हम 5 साल यहाँ पर हुँ, और खेती ख़ासकर हॉर्टिकल्चर सिखाते हैं या जो भी इनका इंटरेस्ट है, लाइव स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर है, हुँ, खेती है, उसको हुँ। सिखाते हैं। और जब 5 साल बाद ये निकलते हैं, तो ये देश के सबसे अच्छे किसान बन के निकलते क्या हैं। क्या बात बात है! क्या तो बात है! मुझे लगता है कि आज हमारा एक मुझे जो बच्चों को लेकर के माँ-बाप का भी ऐसा कभी हम सोचते नहीं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा किसान बन के हुँ, निकले। हुँ। लेकिन यही चीज़ मैंने हिमाचल में देखी है। हिमाचल में अपने गर्व लोगों से को अपने बोलते हैं। बच्चों पर गर्व होता है कि मेरा मेरा बेटा सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर कर रहा है। हैं। तो हुँ। इस ओर भी काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर आप सरकार की तरफ से हैं और हाँ, संस्थान में आप काम कर रहे हैं। तो स्कूलों के लिए कोई स्कीम्स ऐसी की जा सकती हैं आप लोग जैसे ग्राम प्रधानों को आप लोग क्यों नहीं ट्रेन करते हैं हाइड्रोपोनिक को लेकर? ताकि हर ग्राम प्रधान के अपने कम से कम अपने घर में तो उसका हुँ, हाइड्रोपोनिक का बने ताकि और गाँव वाले उसके लिए मिसाल के तौर पे नहीं, लें। बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि गाँव से स्टार्ट करना चाहिए। हुँ, टेक्नोलॉजी अभी नई है, हर कोई कतराता है कि क्यों करें इस टेक्नोलॉजी को? थोड़ी-सी हुँ, कॉस्टली है, यदि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है पॉली हाउस पे तो कर सकते हैं। हुँ, पर जब टेक्नोलॉजी तब आएगी आगे कि जब रिक्वायरमेंट अभी नहीं लग रहा, हम लोग को भी नहीं लग रहा है हुँ। कि जैसे-जैसे हमारा एरिया कम होगा तो उसके बाद एक वर्टिकल खेती भी आ रही है इसी में। अच्छा, उतने ही एरिया में आपको वर्टिकल में खेती होगी, वही चीज़। अच्छा, वो भी हम लोग कर रहे हैं खेती। अच्छा। तो ये थोड़ा-सा शुरुआत में तो कॉस्टली है, खेती की आपको इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं, थोड़ा-सा हुँ, आपको पॉली हाउस अच्छा होना चाहिए। सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है कि 50-80% सब्सिडी देती है पॉली हाउस में। अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी जैसे बता रहे हैं सही कि हुँ, हिमाचल में कि कोई लड़का कहीं भी पढ़ रहा है, वापसी वो आता है, अपने गाँव में अपनी खेती करता है। और हुँ, एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ हुँ। कि रेनाउंड साइंटिस्ट भी हैं और वो वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, श्री डॉक्टर तेज प्रताप जी। अच्छा, नहीं थे तो उनसे मेरी बात होती रहती, तो वो ये कहते थे कि मैं ये अपना टेन्योर आई थिंक वो 4 बार वो वीसी बने हैं और इस समय वो अपने घर में खेती कर रहे हैं, ओह वाह! कुल्लू में। वो चले गए अच्छा। कह के मैं खेती करूँगा अपने यहाँ और मेरी उनसे वार्तालाप होती समय में, तो बताइए वो इतने बड़े वैज्ञानिक होके, उनकी फैमिली हुँ, वाइफ़ भी उनकी डॉक्टर है और वो अपने यहाँ खेती कर रहे हैं। बिल्कुल। वो जैसे हम लोग जैसे रिटायर हो जाते हैं तो कहाँ हल्द्वानी आ जाएँगे या फिर देहरादून हुँ, बस जाएँगे, वो नहीं। वो गाँव गए अपने हुँ, और गाँव में खेती कर रहे हैं प्रॉपर एप्पल की, पीच हुँ, की, प्लम हुँ। की, पर्सिमन फ्रूट की, इवन एक एक नई क्रॉप उनके पास एक बहुत बढ़िया रखी है, अनार की भी कुछ है हुँ, वैराइटीज़ वो। तो वो तो कह रहे मैं ऐसे इसी लोगों में को करूँगा। मिसाल बनना पड़ेगा हाँ, हमारे मिसाल बनना वहाँ भी, पड़ेगा, हाँ, है ये ना? होना चाहिए कोई ना कोई कि नौकरी हो जाए, ठीक है, अपना गाँव में जाइए और रिसर्च तो हुँ, है, सब कुछ हमारे पास है, हुँ, पर जज़्बा होना चाहिए अंदर कि हमें हुँ, वो करना है। हुँ, ये बिल्डअप तभी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे है, हिमाचल में है इस टाइप का कि एक आदमी उसको करा तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ हुँ, सब लोग मिलके करते हैं, तभी वहाँ की इकोनॉमी इतनी अच्छी है। हुँ। बिल्कुल। हमारे यहाँ मुझे लगता है सर 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी। हुँ, हमारा टाइम जो था गाँव हुँ, से हम एकदम जुड़े थे। आषाढ़ असौज में हम लोग गाँव में ही हुआ करते थे। ये राइट। तो अब की जो जनरेशन है वो एकदम कट गई जी। है, एकदम कट गई है और पलायन तो खैर बेतहाशा बढ़ हुँ, ही गया है। हुँ। अभी जैसे समूह के माध्यम से लगता है कई बार उम्मीद जगती है कि शायद समूह की महिलाएं कुछ बेहतर कर गुजरेंगी। उनके लिए आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं? देखिए उत्तराखंड में तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वर्क फोर्स है वो खास करके गांव की आज भी महिलाएं हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आज भी रही सही जो हमारी अगर खेती जिंदा है तो महिलाओं के भरोसे है। हुँ, क्योंकि एक जनरेशन गैप इतना आ गया है कि क्योंकि पुरुषों का तो ये है कि वो या तो माइग्रेट हैं, अगर वो गांव में हैं भी तो उनका कोई इंटरेस्ट है नहीं उस खेती की तरफ को। हुँ, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो एक प्रसार का माध्यम है, जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक ये बड़ा बेईमानी होगा कि हम बड़े मंचों पर कितनी ही बात करें कि हमें खेती बचानी है। हुँ, लेकिन मैं बार-बार क्योंकि बार-बार मुझे भी बात करने का मौका मिलता है, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अल्टीमेटली अगर हम गाँव में काम करना चाहते हैं, तो खेती तो लोगों ने ही करनी है। हुँ, और एक अगर उसको अच्छे ज्ञान के साथ वो करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आजीविका का संसाधन बन सकता ऑब्वियसली है। बन सकता है। हुँ, सरकारों के प्रयासों मैं वो नहीं कहूँगा। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम पे हमारी 8-10 चीज़ों को एक जीआई टैग मिल गया है। हुँ, बट एक साथ। जीआई टैग मिलने से ही नहीं होगा। अगर जिस भी प्रोडक्ट को या जिस भी क्रॉप को अगर आजीव वो मिला हुआ है, जीआई टैग मिला है, हुँ, तो आजीविका का सशक्त संसाधन बना होगा। मैं रामगढ़ मुक्तेश्वर क्षेत्र से आता हूँ और हम एक जो दुनिया का एक बेहतरीन जो आड़ू है, हुँ, जो रेड जून वैरायटी है, मुझे लगता है कि हम दुनिया का बेहतरीन आड़ू उगाते हैं। बट अब
एक दूसरा पहलू मैं पिछले 5 सालों में भी देख रहा हूँ कि हमारे बगीचे धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। उसकी जगह नई वैराइटीज़ या रेड ज़ोन की नए स्ट्रेन्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये जीआई टैग एक तरफ मिल गया और एक तरफ हमारे बगीचे खत्म हो गए, तो ये गैप बिल्कुल बढ़ गया। तो सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले इस गैप को बाँटने की बात है और समूह के माध्यम से निसंदेह जो हमारी गाँव की महिलाएँ हैं और पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं और आज की डेट में लिटरेसी भी उत्तराखंड की बहुत अच्छी है। हमारी जो गाँव की महिलाएँ हैं, वो पढ़ी-लिखी हैं। तो ये एक बिल्कुल एक टूल बन सकता है, जहाँ पर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोपोनिक की अगर हम मैं कहूँगी किसी डॉक्टर साहब आपसे भी ये निवेदन मेरा रहेगा कि जो अगर आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप पूरे उत्तराखंड में काम करते हैं और अगर कहीं आपको ऐसे सशक्त और एक्टिव समूह अगर महिलाओं के हैं, तो आप एक मॉडल क्रिएशन कर सकते हैं और उत्तराखंड में तो मैं यही कहूँगा कि जब तक हम मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे और एक मॉडल क्रिएट हो गया तो 10 लोग उसको अप्लाई ज़रूर कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इवन इवन मैं एक बात बहुत अच्छी कहूँगा कि हम लोग कंपेयर करते हैं हिमाचल को एप्पल में, हम कभी कंपेयर कर नहीं सकते। बिल्कुल। हमको दूसरी दूसरी चीज़ लेनी पड़ेगी, जैसे कीवी की बात कर रहा हूँ। कीवी पे हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं क्योंकि हमारा अभी जो बागेश्वर में हो भी रहा है। बागेश्वर में है अलग-अलग एल्टीट्यूड पे, तो अलग-अलग कीवी हम लोग कीवी पे भी काम कर रहे हैं मैडम। अच्छा। और एक पिकन नट है, एक अखरोट कहता है अमेरिकन अखरोट, उस पे ही मेरा काम चल रहा है, अच्छा। मेरा शोध चल रहा है और उसमें मैंने बहुत अच्छी सफलता पाली है। तो 2 चीज़ मैंने क्रॉप है कीवी और पिकन नट। यदि कोई अपने गाँव में लगाएगा, कीवी को तो कोई हाथ लगाता नहीं बंदर। इसमें हम कभी चर्चा और कभी करेंगे बिल्कुल क्या सर, तरीका जरूर है, जरूर। कीवी कैसे कर सकते हैं या बिल्कुल। पिकन नट कैसे करते हैं। ये भी आगे के आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बिल्कुल। उत्तराखंड के तो मील का पत्थर साबित होने वाली है चीज़ें। मेरा एक्सपेरिमेंट वो पूरा ओके हो गया है। अब है फ्रूटिंग की, टाइम लगता है थोड़ा फ्रूटिंग में और ऑब्वियसली मुझे पता है वो फ्रूटिंग अच्छी आई जाएगी। तो ये छोटी-छोटी टेक्निक है डॉक्टर साहब है, जैसे इन लोग का प्रोडक्ट आप देखेंगे तो अरोही का प्रोडक्ट सेम है, पर इनकी पैकेजिंग और जो उसका टेस्ट है ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। तभी अच्छा। इनकी आज डिमांड यहाँ नहीं विदेशों में भी डिमांड है। इनके जो प्रोडक्ट विदेशों में भी जाते हैं, इंडिया में भी लेता हूँ और मैंने भी खुद यूज़ कर रखे हैं। तो अच्छी बात है। तो आदमी यूज़ करे तो पता लगता है कैसी क्वालिटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरत है कि हम शोधों को, रिसर्च को आम जन तक भी अप्लाई करके दिखा पाएँ। तो ग्राम प्रधान और महिला समूह एक बड़ा माध्यम हो सकते हैं इन चीज़ों के प्रचार प्रसार के लिए। तो डॉक्टर साहब, पुरोहित जी, नारायण जी, आप लोग आए, इतना कीमती वक्त दिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि अगली बार आरोही संस्था पर भी हम लोग बात करें बिल्कुल, और बिल्कुल। बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के और जो काम हैं उन पर भी विस्तार से बात होगी। थैंक यू बहुत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने टाइम दिया, हमें बोलने का अवसर दिया। तो समय लगा कि और भी चीज़ों पे डिस्कस करें क्योंकि ये आकाशवाणी है, आज ही नहीं, वो बरसों से ही है कि रेडियो एक ऐसा माध्यम है कि एक पहाड़ में नहीं, नीचे तक आदमी सुनता है। बिल्कुल। और सामुदायिक रेडियो तो और भी लेवल स्तर बिल्कुल, का हाँ, है। सुनते हैं। तो जो भी हम योजनाओं को नहीं पहुंचने के जो गिले शिकवे हो रहे हैं, वो सामुदायिक रेडियो ही उनको दूर कर सकता है। राइट मैम, हर राइट। समुदाय का अपना रेडियो, हर 10 किलोमीटर में एक अलग रेडियो है ना। हाँ, तो इसका भी प्रचार किए जाने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना अंत तक इन बातचीत को सुनते रहे। अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो पुरोहित जी के साथ में, नारायण जी के साथ में, अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।